and insulator. Semiconductors are those whose conductivity lie in between conductor and insulator. अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और आपने इसकी कंडक्टिविटी के बारे में एक बात पढ़ी है, जो बात आपने पढ़ी है स्पेशली वो बात है, देखो जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपको याद आएगा कि RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो बच्चों, RT जो था आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू आर नोट। आर नोट का मीनिंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कफिशिएंट है, टेम्परेचर कफिशिएंट है, और टी आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है, जिसको आप इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर माइनस आप इनिशियल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब आपने इस फॉर्मूला में ये बात स्पेशल देखी थी कि फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के लिए आपने क्या चीज देखी थी, एक स्पेशल बात आपने ऑब्जर्व करी थी, और वो स्पेशल बात आपके पास थी सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखें तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कुछ भी आ जाएगा। तो अब आप एक चीज देखो कि आर टी बड़ा होगा कि आर नोट। अब देखो बेटा, ये 1 इंटू आर टी दैट इज इक्वल टू 1 में से कुछ कम होने के बाद 1 के बराबर आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? आर नोट इज ग्रेटर देन आर टी, यानी कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, रेजिस्टेंस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टिविटी रो भी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। रेजिस्टिविटी रो किसके बराबर होती है? आर ए बाय एल के। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी क्या करेगी बच्चों? वो करेगी बेटा इंक्रीज। यानी कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, if we increase the temperature then conductivity of semiconductor will increase। यानी कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की क्या करेगी? इंक्रीज करेगी उस सिचुएशन में जब हम उनका टेम्परेचर क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अब देखो बच्चों, जो सेमीकंडक्टर आप पढ़ने वाले हो स्पेशली उनमें से मैं ले रहा हूं एक सिलिकॉन और दूसरा मैं ले रहा हूं यहाँ पे जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 32 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 14। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये every atom in this nature has a tendency to complete its outermost cell by sharing some electrons, ठीक है। यानी कि हर एक एटम की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, और वो शेयर जो करता है ना, वो बॉन्डिंग की हेल्प से करता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का एटम भी क्या चाहता है कि मैं मेरी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करूं। अब कंप्लीट करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के लूज कर दे, ये या फिर वो 4 क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, आप इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 3s 4s 5s और 6s
7s, ऐसे ही लिखा जाता है। 2 छोड़ दीजिए और एक कम कर दीजिए, 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। 2 छोड़ दीजिए, 3d और 4d और 5d। ठीक है, और यहाँ पे 2 छोड़ दीजिए, d के बाद f। आप ऐसे लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी ख्याल से, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, एस जो होता है एस ब्लॉक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में आप कहते हो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम आप बोलते हो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ में आप बोलते हो कितने, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से लिखा है। तो अब देखो बच्चों, आपने क्या कहा कि सर ये हुआ जी न्यूक्लियस, ये सिलिकॉन का जो एटम है इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और ये आ गई बच्चों इसकी पहली सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने होने चाहिए बेटा, दूसरी में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसके कंप्लीट हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी में कितने होने चाहिए, तीसरी में 8 होने चाहिए थे। हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, हमारे पास हैं यहाँ पे केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है 1 2 और 3 और 4, केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने क्या देखा बेटा कि पहली सेल का नाम होता है के सेल, दूसरी को बोलते हो एल सेल, तीसरी सेल को बोलते हो एम सेल। अब ये जो सेल्स है ना बच्चों, इनकी भी कुछ ना कुछ सब सेल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये ग्राउंड बनती है जहां आप बोलते हो 1s2। ठीक है, उसके बाद आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 2 स्टेट हैं, 2s2, भाई ये है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड, उसकी 2 सब सेल हैं बच्चों, 2s2 और 2p6, ये 2 सब सेल होगी बेटा। ठीक है, इससे बनी एल सेल, और एम सेल के लिए भी मेरे पास 2 सब सेल मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, वो है 3s2 और 3p2, 3s2 और 3p2, देखो बच्चों आपको दिख रही है ये। तो यानी कि मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल आपको दिखा दिया। ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने लिखा है 1s2, इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बैठे हैं बेटा। ठीक है, 2s2 और 2p6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हैं, इसको आपने कहा है 2p6। और 3s2, ठीक है, 3s2 और 3p2, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 डब्बे खाली पड़े हैं, ये देखो 2 डब्बे खाली पड़े हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या कहा कि ये आपके पास के सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ये एल सेल जिसमें 8 होने चाहिए थे। एल सेल की 2 सब सेल हैं, एक ये वाली और दूसरी आपको यहाँ पे ये वाली दिख रही है, नजर आ रही है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बेटा तीसरी जो है आपके पास एम सेल जो है उसकी भी 2 सब सेल है, लेकिन उसमें से एस वाली तो कंप्लीट है, लेकिन पी वाली क्या है, इनकम्प्लीट है। उसकी कितनी स्टेट्स एम्प्टी हैं, उस एक एटम की, अगर मैं एक सिलिकॉन के एटम की बात कर रहा हूं तो एक सिलिकॉन के एटम की 4 स्टेट्स एम्प्टी पड़ी हैं, इसकी 4 स्टेट्स एम्प्टी हैं। ठीक है, आप यही कहते हो कि आपको दिख ही रहा है कि इसकी ना 4 स्टेट्स जो हैं वो क्या है, एम्प्टी हैं, खाली हैं। ठीक है, इसकी 4 स्टेट्स आपकी खाली पड़ी हैं बेटा। ठीक है ना बच्चों, 4 स्टेट्स उसकी खाली हैं एक एटम की। अगर हाँ आप किसी पूरे क्रिस्टल के साथ डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उसके पास कितनी खाली होंगी। अगर आपने कहा कि एक एटम के लिए 4 स्टेट्स खाली हैं, तो अगर मान लो मेरे पास पूरा एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के पास नंबर कितना होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, यानी कि एन के बराबर। तो उसके लिए कितनी स्टेट्स एम्प्टी होंगी, 4n स्टेट्स उसकी खाली मिलेंगी, आपको एम्प्टी स्टेट्स मिलेंगे, एम्प्टी स्टेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप
सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए जब बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सर उसमें 4n स्टेट्स क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगी। अब मैं उस टॉपिक को लेके आ रहा हूं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम की हम बात करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन आपको देंगे और किस तरह से वो बात करे जाएंगे इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड लेवल की एनर्जी, उनकी एनर्जी की, और उनका जो डायग्राम होगा वो हमारे सामने किस तरह से हम प्रेजेंटेशन इसकी लेके चलेंगे। देखो बच्चों, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं मेरा जो टॉपिक लेके आ रहा हूं, दैट टॉपिक इज एनर्जी बैंड डायग्राम या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देखिए बच्चों, मेरे पास कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स। देखो मैं किस तरह से इसके साथ डील करने वाला हूं, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे पास कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ सॉलिड। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड। और सॉलिड में मैं किसको ले रहा हूं, सॉलिड में मैं सेमीकंडक्टर्स को लेके आ रहा हूं बच्चों, ठीक है। और ये जो डायग्राम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलिए कि ये यहाँ पे इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, जैसे कि शक्तिमान वगैरह आप देखते हो तो नहीं आता, कोई भी सीरियल वगैरह देखते हो तो जब सीरियल की स्टार्टिंग होती है तो अब तक आपने देखा, ठीक है। अब तक आपने ये देखा जी, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा, सिलिकॉन का क्रिस्टल देखा और उसके एनर्जी लेवल्स आपने देखे, ठीक है। तो अब मैं दो एक्सिस ले रहा हूं, एक एक्सिस को एनर्जी के लिए लूंगा और दूसरी एक्सिस को, एक मैंने ये एक्सिस ले लिया और दूसरी एक्सिस को मैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के लिए ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। एटम्स के बीच जो स्पेसिंग होती है ना, उसके लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। एक मैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं और दूसरी जो बात है वो बात मैं कर रहा हूं एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना। तो सिलिकॉन के जो एनर्जी लेवल मैंने ड्रॉ करे थे वो थे मेरे पास 1s2, ये वाला 1s2, उसके बाद 2s2, ठीक है, उसके बाद 2p6 और उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसको मैं सबसे अलग ही बना रहा हूं, ठीक है। तो उसको मैं लिख रहा हूं 3s2 और 3p2। ये देखो बच्चों, ये 3s2 और ये आपके पास है 3p2। इतना गैप नहीं होता हालांकि एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना गैप यहाँ पे दिखा के चल रहा हूँ। थोड़ा गैप मैंने ज्यादा लिया है, गैप मैंने आपको ज्यादा शो करा है, ठीक है। इतना गैप एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन, ये हमने लिया है यहाँ एटम्स के बीच का स्पेसिंग, तो इसको आप बोलेंगे इंटर एटॉमिक, यानी कि एटम्स के बीच का स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है बच्चों, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अच्छा जी, और ये जो एक्सिस है ये हमने लिया है बेटा एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। ये हमने जो लिया है एक्सेस वो एनर्जी के लिए लिया बच्चा पार्टी, ठीक है। और अब हम सिलिकॉन एटम की एनर्जी यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड में है मेरे पास 1s2, ये है बेटा 2s2 और ये है मेरे पास 2p6। देखो इनका तो कोई काम नहीं होगा, जो शेयरिंग पेयरिंग बॉन्डिंग जो सब कुछ होगा वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। तो 3s2 और 3p2, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग पेयरिंग बॉन्डिंग का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आउटर मोस्ट सेल में जो बैठा होगा ना बेटा,
वही तो शेयर करता है, वही पेयर करता है, वही बॉन्ड बनाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। देखो बच्चे, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम लिया और उस सिलिकॉन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। हमने कहा कि ये जो p सेल है, यहाँ पे एक्चुअल में सब सेल है, इसकी 4 स्टेट्स एम्प्टी हैं, तो एक एटम के हैं। अब इस एक एटम को मैं एटम्स के नजदीक लेके जा रहा हूं और एटम्स के बीच की स्पेसिंग जो है, इससे जो एटम्स हैं उनकी बीच की जो स्पेसिंग है उसको बहुत ज्यादा रखता हूं। अगर मान लो कि मैं इतनी रखता हूं, जो या आप यहां से आपको दिख रही है ओ ओरिजिन से लेकर और ये पॉइंट तक, मान लीजिए कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है डी के बराबर। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एटम्स के बीच की दूरियां, और एटम्स के बीच की दूरी यानी कि मेरे पास एक सिंगल एटम है जिसको मैं क्रिस्टल में लेके जा रहा हूँ, और क्रिस्टल में लेके जा रहा हूँ, तब एटम्स के बीच अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो ये जो एस लेवल है 3s2 वाला और 3p2 वाला, ये दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं वो अलग अलग ही रहेंगे। इस सिचुएशन में कोई स्प्लिट अप नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि देयर विल बी नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इंटर एटॉमिक अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनके एनर्जी लेवल जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मान लो मैंने पहला केस करा कि इफ, यानी कि यहाँ पे जो आर है एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डी के बराबर है, ठीक है, और डी इज मच मच ग्रेटर देन एक्चुअल स्पेसिंग। एक्चुअल जो इतना होना चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा है भाई, मतलब सॉलिड के एटम का बीच का डिस्टेंस जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है बेटा। अगर काफी ज्यादा है तो फिर आप क्या कहोगे, देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, यानी कि इस सिचुएशन में देयर विल बी there will be no interatomic interaction। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इफ r इज इक्वल टू d के बाद आप c ले लो, ठीक है ना। r इज इक्वल टू c ले लो। अब आपने c के इक्वल लिया डिस्टेंस, मान लीजिए आपने इतना डिस्टेंस ले लिया जो किसके बराबर है, o से लेकर, ये देखो c डिस्टेंस है, मैंने मार्क भी किया यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क कर रखा है, ये देखो c के बराबर है। जब c के बराबर हमने लिया स्पेस, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे होगी बात लगभग यहाँ पे। देखो बच्चों, यहां तक भी कोई उनमें आपस में देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, यानी कि यहाँ पे भी जो ये है ये बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है एक्चुअल स्पेसिंग से, लेकिन एक्चुअल जितना स्पेसिंग होना चाहिए एटम्स के बीच में उससे तो बड़ा ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो एनर्जी लेवल्स रिमेन्स सेम। एनर्जी लेवल्स डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, यानी कि एनर्जी जो लेवल्स हैं उनके वो सेम रहेंगे क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम क्या करते हैं, तीसरी सिचुएशन में मैंने आर, आर जो है एटम्स के बीच का स्पेसिंग है, आर को मैंने बी के बराबर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि जैसे जैसे मैं सी से वैल्यू डिक्रीज करता हूं, ठीक है, मैंने आर को किसके बराबर लिया, आर को बी के बराबर लिया। इससे पहले मैं बी आर इज इक्वल टू बिटवीन कर देता हूं, इसको बिटवीन बी एंड सी, आर इज इक्वल टू बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी ये इस तरह से, मतलब मैं यहां पे बी है पॉइंट, देख लो बेटा मैं नीचे मार्क कर रहा हूं इसको, यहां पे बी है और ये है सी। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में दोनों के जो एनर्जी लेवल्स हैं
वो क्या हो जाएंगे भाई, एटम जो है वो आपस में इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे। इंटरेक्शन करना अगर शुरू कर देंगे तो दोनों के एनर्जी लेवल क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टूटना शुरू हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल जो है वो सबसे पहले उनके क्या होंगे, स्प्लिट होंगे जी। सबसे पहले उनके एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इस पॉइंट पे आके जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन आपका बी के बराबर हो जाता है, ये देखो नीचे हमने बी मार्क किया है, बी के इक्वल हो जाता है, तब उनका एनर्जी हमें क्या लिखता है, कंटिन्यूअस दिखता है। अगर इसके बाद हम डिक्रीज करते हैं बी के बाद, तो वो क्या फॉर्म करते हैं भाई, देखो भाई मान लो आपके पास एक एटम था, एक एटम के पास एनर्जी लेवल जो थे एस और पी के अलग अलग थे, लेकिन जब इसने दूसरे के साथ शेयर किया, जब इसने तीसरे के साथ शेयरिंग हुई, चौथे के साथ शेयरिंग हुई, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो चुका है। अब डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एटम्स थे उनके एनर्जी लेवल भी इसी बैंड में आएंगे। ठीक है, और लगातार जैसे जैसे हम सेपरेशन को कम करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या फॉर्म करते जाएंगे, एक बैंड फॉर्म करते जाएंगे यहां से इस तरह से। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी काफी ज्यादा मिल रही है यहाँ से। ठीक है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में भी अपना काम चला रहे हैं भाई। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम है। ठीक है, तो लॉकडाउन का टाइम होने के कारण कुछ कम एनर्जी में भी काम चला रहे हैं। लेकिन जब सेपरेशन आपका एक्चुअल जितना होना चाहिए उतना हो जाता है, भाई एक्चुअल इतना होना चाहिए, एक्चुअल को ए से ही लिख दो, ए के बराबर होना चाहिए। तो जितना ए के बराबर होना चाहिए उससे जब हम कम करते हैं तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चले जाते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन उछल के चले जाते हैं एक्साइटेड लेवल में, ये चले गए यहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक जो है वो नीचे चले जाते हैं लोअर में। ठीक है, लोअर एनर्जी गैप में। ठीक है, तो यहाँ एक इन इलेक्ट्रॉन के बीच जो यहाँ इस जगह में बैठे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाली जगह में बैठे हैं, उनकी एनर्जी ऊपर वालों की दिख रही एनर्जी ज्यादा है, नीचे वालों की एनर्जी क्या है, कम है। ऊपर वालों की जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनको हमने कहा कंडक्शन बैंड में आ गए, इनको हमने कहा वो जिस बैंड में बैठे हैं उनको हमने किस बैंड का नाम दिया, कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले जो नीचे बैठे हैं उनको हमने नाम दिया किसका, वैलेंस बैंड का। ठीक है, वैलेंस बैंड का। और इन दोनों के बीच जो गैप है, जिस गैप को अब मैं वाइड कर रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, ये जो गैप क्रिएट हुआ है इस गैप का नाम हमने क्या रखा बेटा, इस गैप का नाम हमने रखा बच्चों एनर्जी गैप। दैट इज इक्वल टू ईजी। ये हमारे पास क्या आया, एनर्जी गैप के इक्वल आया बच्चों। एनर्जी गैप का मतलब वो गैप था जिसकी हेल्प से पार्टिकल नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में क्या कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। आप इसको एक बार देखो ध्यान से, फिर मुझे बताओ। आपने डायग्राम देख लिया बेटा सभी ने। आप देखो बच्चों कि यहाँ पे मैंने दो बैंड बनाए हैं। एक बैंड बनाया है मैंने वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे मिलेंगे कुछ ना कुछ। वैलेंस में वैलेंस नाम आता है,
देखो VB का मतलब है यहाँ पे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन करंट बना देते हैं? देन आंसर इज नो, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन कभी करंट नहीं बनाते, ठीक है। हाँ, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, हो सकता है वैलेंस सेल हमारी कंप्लीटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, पार्शियली फिल्ड हो सकती है, पार्शियली फिल्ड हो सकती है, पार्शियली फिल्ड हो सकती है। आपको पता है ना, वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड मिलेगी या तो, या फिर पार्शियली मिलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहरी बाहरी सेल खाली पड़ी हो, ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों कि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी नहीं होती, तो दीज कांट contribute for current, contribute for current, for current, ये करंट के लिए कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन करंट के लिए कभी कंट्रीब्यूशन नहीं बना सकते। एक यहां पे मैंने लिखा है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब आगे से जितनी भी जगह पे मैं वर्ड्स लिखूंगा वहां पे मैं सीबी ही लिखूंगा बच्चों। तो कंडक्शन बैंड सीबी, कंडक्शन बैंड में क्या होगा बच्चों, कंडक्शन का क्या मतलब होता है, करंट का बनना। 100% श्योर है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा ना तो करंट बनेगा बनेगा। तो कंडक्शन बैंड कभी भी फुल्ली फिल्ड नहीं होता, तो या तो ये एम्प्टी मिलेगा कि कोई भी कंडक्टर आप ले लो, क्या वो करंट मारता होता है? नहीं, क्यों नहीं मारता होता, क्योंकि उसके पास कोई कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। या तो एम्प्टी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, पार्शियली फिल्ड मिलेगा, पार्शियली फिल्ड मिलेगा, या तो एम्प्टी मिलेगा या फिर पार्शियली फिल्ड मिलेगा, ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट बनाते हैं, ठीक है, वो करंट बनाते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बीच में आता है इजी। इजी क्या चीज है? इजी को हमने लिखा है बच्चों एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब है दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to move electrons from VB to CB, VB to CB। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज इक्वल टू इजी। वो किसके बराबर होगा? इजी के बराबर होगा, ठीक है ना। एनर्जी गैप जिसे हम बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, दैट इज इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर्स में, कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना कितना होना चाहिए, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? हाँ जी। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो Eg की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है, Eg की वैल्यू होती है स्मॉल। और इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, Eg की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लार्ज वैल्यू होती है इसकी। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो Eg की जो वैल्यू है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, अगर मैं स्पेशली बात करता हूं सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप जो होगा वो होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए अगर मैं बात करूं तो जर्मेनियम के लिए रहेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये एनर्जी गैप की मैंने वैल्यू बता दी सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है ना बेटा। और आपको ध्यान है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब हम बात करेंगे बच्चों फर्मी एनर्जी की, कि फर्मी एनर्जी क्या चीज होती है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टॉपिक को एक बार आप समझें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे distinction between conductors, semiconductor and insulator on the basis of their energy bands, ठीक है ना। एनर्जी बैंड की हम वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, हम क्लियर करते हैं ऑल ड्राइंग्स और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने से पहले हमें एक बोर्ड बनाना पड़ता है, तो वो बोर्ड मैं बना लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये लो जी, हमने बना दिया एक बोर्ड, ठीक है। और अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमने बात करी है फर्मी एनर्जी की, स्पेशली मैंने वर्ड यूज किया है फर्मी, फर्मी एनर्जी, एनर्जी। देखो, स्टार्टिंग में मैंने 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करी थी। फर्मी एनर्जी को मैं बोलता हूं एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे फ्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, या आप इसको अगर फिजिक्स की बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी possessed by free electrons of a material at absolute 0 temperature, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो फर्मी लेवल अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करते हैं तो आप ये कहते हो इट इज दैट एनर्जी लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए सेमीकंडक्टर फॉर विच probability of occupancy becomes half, that is the presence of main current carrier electrons or holes becomes half, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं किस तरह से मैं प्रेजेंटेशन दूंगा इसकी फर्मी एनर्जी के साथ साथ आपकी, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो हैं लेवल। एक है मेरे पास इस तरह का, ये है आपके पास मान लीजिए कंडक्शन बैंड, और ये है मान लीजिए आपके पास वैलेंस बैंड, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है वैलेंस बैंड और ये है बच्चों कंडक्शन बैंड। तो उनकी जो, अगर मैं मेटल्स के लिए बात करूं तो मेटल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उनकी फर्मी एनर्जी इतनी होगी कि वो या तो उनके इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे होंगे हल्का सा कंडक्शन बैंड के नीचे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ बैठे हों वो, और उनकी टेंडेंसी हो फटाक से कहाँ जाने की, कंडक्शन बैंड में जाने की। आपको भी पता है कि आप प्लग में हल्का सा लगाओगे कंडक्टर को, लगाते ही करंट लग जाना, ठीक है। तो वो उनकी जो फर्मी एनर्जी है वो काफी अच्छी है, तो वो वैलेंस से कंडक्शन में जाते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हो मेटल्स को केस में, ठीक है, या फिर ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या कहा, अब हमने देखिए इसके बाद हमने कहाँ पे बात करी है, हमने कहा है कि फर्मी एनर्जी वो एनर्जी है जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। जब हम मेटल्स के लिए बात करते हैं तो मेटल्स के केस में उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो कंडक्शन बैंड के नियर लाई करते हैं, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नजदीक लाई करते हैं। और इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग किससे बड़ा रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हाँ, अगर डायमंड की मैं बात करता हूँ, स्पेशली डायमंड की बात करता हूं तो एनर्जी गैप होता है जी कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहता है। लेकिन हाँ, सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि उनमें एनर्जी गैप तो होता है लेकिन वो ऐसे होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करता है। अगर मान लीजिए मैं सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करना चाहूं तो फिर मेरे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन आएगी बच्चों। भाई देख लो, ये है आपके पास दो, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड, और बीच में है मेरे पास एनर्जी
गैप, बीच में है मेरे पास एनर्जी गैप। ये मेरा वैलेंस बैंड, ये है मेरा कंडक्शन बैंड। अब देख लो इनमें गैप कितना है, ठीक है, ये है एनर्जी गैप Eg। तो एनर्जी गैप जो है वो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर लाई करता है इन केस ऑफ, ये बात मैंने जो करी है वो स्पेशली सेमीकंडक्टर के लिए बात करी है। देखो बच्चों, अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं एक प्योर सेमीकंडक्टर को। प्योर सेमीकंडक्टर को मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलता हूं, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जर्मेनियम की। जर्मेनियम की अगर मैं बात करता हूँ 32 एटॉमिक नंबर होता है, उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं उसका डायग्राम आगे ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए बच्चों कैसे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है और कैसे उसके साथ डील करके चलना है हमें, ठीक है। मैं अब बात करूंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक का मतलब है यहाँ पे मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करने वाला हूँ, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि मैं जिसके साथ डील करने वाला हूं वो है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। जिसके साथ मेरी डीलिंग होगी वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर की जो वैलेंस सेल है उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। वो क्या चाहता है कि मैं अपनी वैलेंस सेल को कंप्लीट करूं, और कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है, एंड दैट शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये मान लीजिए कि मैं एक क्रिस्टल ले रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक क्रिस्टल मैंने लिया है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक क्रिस्टल लिया है, और सॉलिड सॉलिड में जब से आपके सामने कर रहा हूं तो सॉलिड का मतलब क्या है, एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट रहती है बच्चों, ठीक है। भाई मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एटम लिया, तो इतनी डिस्टेंस पे दूसरा एटम आपको बैठा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा हमने लिया, यहाँ पे हमने तीसरा एटम लिया, यहाँ पे इस तरह से एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है ना बच्चों, उसको कांस्टेंट रख के चलना भाई, ठीक है। मेरे से थोड़ी कांस्टेंट नहीं रही है, ठीक है। आपको कांस्टेंट रख के चलना है एटम्स के बीच का स्पेसिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये हमने इस तरह से एटम्स के बीच की स्पेसिंग आपको शो करी है, ठीक है। अब यहाँ हमने इनके ये कैसे हैं, मैंने मान लो जर्मेनियम का ले लिया, तो Ge, और ये भी जर्मेनियम के एटम्स हैं, जर्मेनियम के एटम्स हैं सारे के सारे। और सॉलिड हमने कोई क्रिस्टल लिया है, तो सॉलिड के एटम्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। जर्मेनियम हमने लिया है, ये देखो बच्चों, जर्मेनियम हमने लिया है, स्पेशली जर्मेनियम। अब हम क्या कहते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किस बॉन्डिंग की हेल्प से, वो बॉन्डिंग जो होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे जो जर्मेनियम जर्मेनियम के एटम्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये कैसे शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके चारों ओर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 जर्मेनियम एटम्स होंगे, और चारों के चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, ठीक है। वो शेयरिंग भी हम आपको दिखाएंगे, पहले ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए। जैसे ये डायग्राम कंप्लीट होता है मैं आपको किस तरह से शेयरिंग होगी यहाँ पे वो चीज भी प्रेजेंट करने वाला हूँ, और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास जितने होल्स होंगे उतना ही नंबर किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। जितना नंबर आपको होल्स का मिलेगा उतना ही नंबर आपको इलेक्ट्रॉन्स का भी मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स बचा, ठीक है। तो यहाँ पे होल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, होल को हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी उसी का नाम यहाँ पे क्या होगा, होल होगा, ठीक है। और उसके साथ कैसे डील करेंगे, देखो बच्चा थोड़ा सा ये डायग्राम टाइम ज्यादा ले रहा है। ये देखो इस तरह से
ये कोवेलेंट बॉन्डिंग मैं शो करना चाहता था, हालांकि मैंने शो भी कर ही दी लगभग, ठीक है। इनके एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग है, दैट बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली। देखो बच्चों, हमने कैसे कुछ किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने हैं इनके बीच, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहां मान लीजिए कि ये जर्मेनियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेता है, तो दूसरा ये जर्मेनियम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। दोनों की स्पिन आपको अपोजिट दिख रही है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि एक जो आपके पास सेल हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो अपोजिट होगी। अब देखो, ये जर्मेनियम एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, एक अपना शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से ले लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से शेयर कर लेगा। तो इस तरह से इस जर्मेनियम की जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये देखो, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक दूसरे का शेयर कर लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक ये दूसरे से ले लेगा, ठीक है। एक ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, ठीक है। इसी तरह से इसको देखो, एक ये अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। इसी तरह से एक ये अपना यूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे का शेयर कर लेगा, ठीक है ना। एक अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक दूसरे का शेयर कर लेगा। इस तरह से सारे के सारे जो एटम्स हैं वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से क्या कर लेते हैं बच्चा पार्टी, कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे सभी बच्चे। तो ये जो बात करी है मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की करी है। अब आप चाहते हो कि ये कंडक्टिव बने, ठीक है। मतलब मैंने इंट्रिंसिक का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्योर सेमीकंडक्टर को आप क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। यानी कि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है और कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चा। अब अगर आप इस कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, भाई मान लीजिए इसको आपने तोड़ दिया और तोड़ के आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, को कंप्लीट तो होना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्रिएट हुई, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया, होल कहा गया। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके टूट के बाहर गए हैं उतनी ही डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है। यानी कि जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का है उतना ही नंबर किसका है, होल्स का है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं यहाँ पे जर्मेनियम की बात कर रहा था और मैं सिलिकॉन की बात कर रहा था। मैंने कहा आपको सिलिकॉन के लिए 0.72 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिया, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए 0.72 और 1.1 इसके लिए लिया हमने, किसके लिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिया, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, सॉरी। और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिया, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। दिस इज ईजी एनर्जी गैप। एनर्जी गैप आपके पास सिलिकॉन के लिए अलग है और जर्मेनियम के लिए अलग है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारी क्लास यहीं करते हैं हम समाप्त। थैंक यू।